एपिसोड 161। प्लेबॉय एक ऐसे परिवार का पिता होना दुनिया के किसी भी बाप के लिए दुर्भाग्यपूर्ण से बढ़कर कुछ नहीं। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद साफ जाहिर है अंकल इतनी कम उम्र में दुनिया क्यों छोड़ गए। एक दर्द भरी गहरी सांस लेकर आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और आहूजा मेंशन को पीछे छोड़ते हुए नम आंखों के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही वह अपने विला के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर दो बड़े बड़े शरीरों वाले आदमी खड़े दिखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। आदित्य जैसे ही गाड़ी से उतरा एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या आप मिस्टर आदित्य कपूर हैं? हाँ मैं हूँ, आप कौन? आदित्य दोनों को बारी बारी से देखते हुए बोला, मेरा नाम अक्षित है और यह मेरे साथ रेयांश है। उस आदमी ने साथ वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ सोचकर आदित्य बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूँ या पहले कभी मिला हूँ। मिलना वो भी हमसे क्या किसी के लिए आसान है? अक्षित थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, मुझे लगता नहीं मैंने आपसे मिलने के लिए किसी कठिनाई का सामना किया है। आदित्य ने अक्षित को उसी की टोन में जवाब दिया। अक्षित कुछ बोल पाता उससे पहले रेयांश बोला, अक्षित तुम हमारे यहाँ आने का मकसद क्यों भूल गए? आखिर हमने पिछले 2 घंटे से मिस्टर कपूर का इंतजार किया है, तुम्हें अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। फिर आदित्य से आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मेरा साथी थोड़ा बड़बोला है। रेयांश भले ही हम काम से यहाँ हैं पर मैं अपना स्टेटस नीचे नहीं गिरने दे सकता। रेयांश चुप ही रहा। आदित्य को रेयांश की विनम्रता ने आगे बोलने से रोक दिया। वह अक्षित को इग्नोर करके बोला, आप 2 घंटे से बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं बैठे? हमें लगा शायद अंदर कोई है। नहीं, रेयांश ने अंदर झांकते हुए कहा। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, अमन तो यही रुका था, क्या यहाँ आपको कोई नहीं मिला? आदित्य ने हैरान होकर पूछा, एक चिड़िया तक नहीं मिली हमें यहाँ। अक्षित हंसते हुए बोला, प्लीज आप दोनों अंदर आइए। कहते हुए आदित्य उनके आगे आगे अंदर चला गया। दोनों पीछे पीछे अंदर आ गए। आदित्य ने पहले उनको पानी सर्व किया, फिर कॉफी बनाकर सर्व की। एक कॉफी कप लेकर आदित्य उनके सामने बैठते हुए, कहिए आपको मुझसे कोई काम था क्या? हमें आपसे कोई काम नहीं, बस मिस्टर कुंदन ओबेरॉय ने आपको एक डिनर में इनवाइट किया है, यह बताने आए हैं हम। अक्षित ने तुरंत जवाब दिया। आदित्य को उसका लहजा बहुत इंसल्टिंग लगा पर इस समय आदित्य बातों को खराब नहीं करना चाहता था। उसने रेयांश की तरफ नजर करके पूछा, क्या डिनर किसी इवेंट पर है? मिस्टर ओबेरॉय के साथ कई राइजिंग बिजनेसमैन हाथ मिलाना चाहते हैं। उनमें से कुछ है जिन्होंने अपने विरासत के कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाया है। कुछ अपने टैलेंट की वजह से शाइन कर रहे हैं, बाकी सभी तो अपनी ओर से रिक्वेस्ट डालकर इवेंट जिन करके खुद को प्रूफ करने का चांस खोज रहे हैं। पर आपको मिस्टर ओबेरॉय ने स्पेशल इनवाइट किया है। आदित्य बिना ज्यादा सोचे ठंडे स्वर में बोला, मुझे लगता है मैं इस इवेंट के लिए सही नहीं हूँ। अक्षित ने नाक सिकोड़ी और बोला, हाँ यह सही है। टैलेंट की बात करें तो आपका नाम मैंने कभी नहीं सुना, और फिर आप तो पुरखों की जायदाद पर ऐशो आराम फरमा रहे हैं। माइंड योर बिजनेस। अक्षित। रेयांश ने तुरंत उसका मुंह बंद किया। अभी वह आदित्य को कुछ कहने ही वाला था, तभी आदित्य अक्षित से बोला, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना? अक्षित ने शत्रुता से कहा, मैंने पहले ही कहा है मैं आपको नहीं जानता, तो आप नई में मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? पर अगर आप कुछ कहना चाहते ही हैं तो कह दो, अभी मैं कोई ऑब्जेक्शन शो नहीं करूंगा। आदित्य के इस वाक्य से अक्षित का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, मैं अक्षित कुंदन ओबेरॉय के लिए पिछले 20 वर्षों से काम करता हुआ होने के बावजूद भी उल्लेखनीय महसूस नहीं किया, पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति के लिए 2 घंटे वेट करना पड़ा जिसके पास खुद का कमाया कुछ नहीं। सच कहूं तो मुझे आपके जैसे अमीर बच्चों से नफरत है जो बाप के पैसों के दम पर इवेंट्स में शानो शौकत दिखाने चले आते हैं। ऐसे इवेंट्स पूजनीय होते हैं जिनमें टैलेंटेड युवकों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, पर आपके जैसे लोग उनका हक मार लेते हैं। आदित्य ने मुस्कुराकर थोड़ा सिर हिलाया और बोला, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने एक लंबा जीवन गरीबी में बिताया है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं कोई प्लेबॉय नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है?
आप 20 या 30 साल से बड़े नहा है एक लंबा जीवन गरीबी में बिताने के बाद इस आलिशान जगह के मसल कैसे बन गए? और दूसरी बात, मिस्टर ओबेरॉय किसी गरीब इंसान को जानते तक नहीं, तो आपको स्पेशल इनवाइट क्यों किया? इस बार रेयांश भी चुप रहा, उसे भी यह बात सही लगी, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को तो आपको मिस्टर कुंदन ओबेरॉय से ही पूछना चाहिए था। और रही बात इवेंट की, तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ आने के लिए दिखावा करना बंद कीजिए। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो इवेंट में मत आना, कम से कम हम अपमानित तो महसूस नहीं करेंगे कि किसके लिए दरवाजे पर वेट कर रहे थे। बातों से आप किसी अज्ञानी से कम नहीं लगे रेयांश, चलो हम चले कहते हुए अक्षित उठकर खड़ा हो गया। उसकी बातों से आदित्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। रेयांश ने एक बार आदित्य को देखा, पर इतनी बातें हो जाने के बाद उसे आदित्य या अक्षित को कुछ भी बोलना सही नहीं लगा। वह उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह बाहर जाने लगे, आदित्य दहाड़ा रुको। एपिसोड 162। आदित्य का एटीट्यूड दिखावा करना बंद कीजिए। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो इवेंट में मत आना, कम से कम हम अपमानित तो महसूस नहीं करेंगे कि किसके लिए दरवाजे पर वेट कर रहे थे। बातों से आप किसी अज्ञानी से कम नहीं लगे रेयांश, चलो हम चले कहते हुए अक्षित उठकर खड़ा हो गया। उसकी बातों से आदित्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। रेयांश ने एक बार आदित्य को देखा, पर इतनी बातें हो जाने के बाद उसे आदित्य या अक्षित को कुछ भी बोलना सही नहीं लगा। वह उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह बाहर जाने लगे, आदित्य दहाड़ा रुको रेयांश और अक्षित रुक गए। अक्षित एक भौं उठाते हुए बोला, क्या आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हो? आदित्य ने अक्षित की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप और मैं एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी आपने बार बार मेरा अपमान किया। क्या मिस्टर ओबेरॉय के एम्प्लॉय का यह कोई स्पेशल राइट है? आदित्य के स्वर में झलकती नाराजगी को भांपते हुए रेयांश ने बीच बचाव करते हुए दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, अक्षित बड़बोला है, आप इसकी बातों को पर्सनली मत लो। अगर इनका स्वभाव इतना खराब है तो इन्हें खुद को थोड़ा बदल लेना चाहिए, वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आदित्य सीरियस स्वर में बोला, नुकसान? हाँ हाँ ओके, मैं आपको मुझे नुकसान पहुंचाते हुए देखना चाहता हूँ। अक्षित आदित्य का मजाक उड़ाते हुए बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। कहते हुए आदित्य उठकर खड़ा हो गया। जैसी तुम्हारी मर्जी। अक्षित गुस्से में आ गया और पंच को मजबूती से कसते हुए आदित्य पर टूट पड़ा। आदित्य ने बिना हिले डुले उसके पंच के आगे अपनी हथेली कर दी। अक्षित के एक्सप्रेशन एकदम बदसूरत हो गए, जैसे उसने फुल स्पीड से आ रही ट्रेन को सामने से पंच मारा हो। एक भयानक फोर्स से उसकी कलाई में असहनीय दर्द हुआ और वह फर्श पर गिर पड़ा। एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। अक्षित, रेतांश चिल्लाया और अक्षित की तरफ भागा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। डोंट वरी, उसे सिर्फ झटका लगा है और कुछ नहीं हुआ, उसे कहते हुए आदित्य वापस सोफे पर बैठ गया। मिस्टर कपूर, शब्दों का जवाब शब्दों से भी दिया जा सकता था। अगर आप खुद को साबित करना चाहते भी हैं तो भी इतना क्रूएल होने की जरूरत नहीं है ना? रेयांश ने फ्रस्ट्रेशन को दबाते हुए जितना हो सके उतना विनम्र होने की कोशिश की। रेयांश, मिस्टर कपूर को दोष मत दो, मुझे नहीं लगता इस प्रहार का मिस्टर कपूर से लेना देना होगा कोई। यह जो कुछ भी हुआ था कुछ अलग था। कहते हुए अक्षित खड़ा हुआ और एक हाथ से दूसरी बाह को सहारा देकर खड़े होते हुए आदित्य से बोला, मेरा बात करने का तरीका सच में गलत था, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। आदित्य हैरान रह गया। उसके पहले वाले और अब वाले बिहेवियर में दिन रात जैसा अंतर था। आदित्य उसकी ओर देखते हुए बोला, मैंने आपको चोट पहुंचाई, आप नाराज नहीं हैं? मैंने ही आपको उकसाया था और मुझे लगता है आपने खुद को बहुत रोक रखा था। अक्षित शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला। आदित्य थोड़ा सिर हिलाते हुए बोला, मैंने अपनी 3% पावर ही यूज की थी। अक्षित हंसते हुए, मैं ज्यादा घमंडी और अज्ञानी था। अब आदित्य का मन बदल गया, वह कभी भी दिल में दुश्मनी को भावना नहीं रखता था। और फिर अक्षित ने खुद की गलती को तुरंत स्वीकार भी किया और माफी भी मांगी। आदित्य और नाराज नहीं रह पाया। कुछ देर पहले अक्षित की बातों से पता चला कि वह अमीर बच्चों से ज्यादा हुनर वाले बच्चों के आगे बढ़ने को
सपोर्ट करता है। इससे पता चलता है वह रिस्पेक्टिव है। प्लीज आप 1 मिनट के लिए बैठो और मेरा इंतजार करो, कहते हुए आदित्य रूम में चला गया। उसने कुछ जड़ी बूटियों को अपनी हथेली पर रगड़ा, फिर अपने हाथ पर ही अग्नि का अंश प्रकट किया। अगले ही पल आदित्य के चेहरे पर एक विक्ट्री के भाव जागृत हुए। उसकी हथेली पर अब एक गोली थी। वह गोली लेकर बाहर आया। उसने देखा अक्षित और रेयांश सोफे पर बैठे हुए थे। अक्षित एक हाथ से अपनी कलाई को दबा रहा था, वह दर्द झेलने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने आगे बढ़कर गोली अक्षित के सामने की और बोला, आप यह गोली खा लीजिए, दर्द सही हो जाएगा। अक्षित ने तुरंत गोली खा ली। गोली के पेट में जाते ही एक ठंडक उसके पेट से बाकी शरीर के हिस्सों में जाती हुई प्रतीत हुई। कुछ पलों में अक्षित की बॉडी एकदम ठंडी होकर नॉर्मल हो गई। अक्षित हैरान रह गया। उसने अपनी बाह को घुमाकर देखा, यह काम कर गया। मेरा दर्द गायब हो गया, मैं पहले जैसा हो गया हूँ। अक्षित हैरानी और खुशी में बोला, मिस्टर कपूर, यह तो सच में बहुत कमाल की बात है। मुझे लगता है हमारा यहाँ आना बेकार नहीं गया। मिस्टर ओबेरॉय ने हमेशा टैलेंट की सराहना की है, तेयांश ने कहा। पर इस बात आदित्य थोड़ी देर चुप ही रहा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे इवेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मिस्टर ओबेरॉय को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना, मैं उनके दयालु इरादों की सराहना करता हूँ। रेयांश अचंभित रह गया, फिर मजाकिया होते हुए बोला, मुझे लगता है अब आपको भी यह एक्टिंग बंद कर देना चाहिए। अब तो आपके और अक्षित के बीच का मामला भी सुलझ गया है और फिर समझदार लोग ज्यादा देर अलग थलग नहीं रह सकते। अक्षित अपनी गलती मानते हुए, अगर मेरे पहले वाले व्यवहार की वजह से ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आपसे कोई भी सजा पाने को तैयार हूं। एपिसोड 163। आदित्य की फैक्ट्री में रेयांश अचंभित रह गया, फिर मजाकिया होते हुए बोला, मुझे लगता है अब आपको भी यह एक्टिंग बंद कर देना चाहिए। अब तो आपके और अंकित के बीच का मामला भी सुलझ गया है और फिर समझदार लोग ज्यादा देर अलग थलग नहीं रह सकते। अक्षित अपनी गलती मानते हुए, अगर मेरे पहले वाले व्यवहार की वजह से ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आपसे कोई भी सजा पाने को तैयार हूं। आदित्य ने तुरंत नमे सिर हिलाया और बोला, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है। किसी पार्टनरशिप को जीतना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद कुछ और है और मेरा टारगेट भी कुछ और है। मैं आज़ादी का आदी हो गया हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाने पसंद हैं, इसलिए आई एम सॉरी। रेंश ने आह भरी और बोला, आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, यहाँ आपको सिर्फ फायदा ही होगा। आदित्य ने अपने दिमाग को डिसिप्लिन में रखा और बोला, आपके नेक इरादों के लिए दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ और सोच रखता हूँ। रेयांश ने एक बार और कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इस फैसले को कभी सही ठहरा पाऊंगा। इस पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कोई उसके फैसले को सही ठहराए या गलत, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि वालिया फैमिली के सामने खुद को प्रूफ भी करना है। इसके बाद आदित्य की चुप ने अक्षित और रियांश को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और आदित्य से विदा लेकर वह चले गए। उनके जाने के बाद आदित्य ने पूरे विला में अमन को ढूंढा, पर वह घर में कहीं भी नहीं था। आदित्य ने उसे कॉल भी की पर कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य ने देखा अमन अपना काम करके गया था। उसने जड़ी बूटियों को अच्छे से चुनकर सेट करके रखा हुआ था। आदित्य इनमें से जड़ी बूटियां छांट रहा था। आज उसने कुछ और दवा तैयार करनी थी। वापस जाकर अक्षित और रियांश ने पूरी जानकारी मैनेज पवन गुप्ता को दी। आदित्य के इनकार पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। यहाँ बहुत सारे लोग आने का सपना देखते हैं और आदित्य कपूर पहला एक ऐसा इंसान है जिसको लोग जानते भी काम हैं और कुंदन ओबेरॉय खुद उसको इनवाइट कर रहे हैं। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ उसे इनवाइट करने की। रेयांश थोड़ा आश्चर्य से बोला, सर माना कि उसकी योग्यता सबसे अलग है, पर क्या हम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अभी भी बहुत कम सोच रहे हैं। आप नहीं जानते, उसने एक ग्रैंड मास्टर को शक्तिहीन किया है। यह कोई आम बात नहीं, ग्रैंड मास्टर को शक्तिहीन किया, यह तो बहुत बड़ी बात है। रेयांश ने सांस लेकर बोला, और उसकी हीलिंग पिल बहुत बड़ी मात्रा में सेल हो रही हैं।
अगर मिस्टर ओबेरॉय को उसका साथ मिल जाए तो सभी को बहुत फायदा होगा, लेकिन उसने बोला है वह आज़ादी पसंद करता है, वह टर्म्स में बंध कर काम नहीं कर सकता। रेयांश ने आदित्य के बोल बताए तो हम अपना पेपर पेन उसे सौंप देंगे, कॉन्ट्रैक्ट उसका होगा जिसको फॉलो हम करवाएंगे, पवन ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। इसके आगे रेयांश चुप ही रहा। पूरी रात आदित्य आंगन में बैठा रहा। उसके सामने जड़ी बूटियों के एक जैसे बहुत सारे सेट पड़े हुए थे और उसकी हथेली में एक ज्वाला थी। आदित्य ने ज्वाला जड़ी बूटियों पर फेंकी, एक ही पल में सेट जलकर राख हो गया। आदित्य के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपने सामने रख की ढेरियां देखी, एक एक करके सेट जल गया, पर एक भी सेट से दवा तैयार नहीं हो सकी। मुझसे यह ज्वाला काबू नहीं होती, कितनी बार फेल हो गया। आदित्य ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा, न तो उससे दवा तैयार हुई थी न ही अमन वापस आया था। आदित्य का पूरा फोकस बस इन दो बसी पर था। ऐसे ही उसे सुबह हो गई। आदित्य अभी अमन को ढूंढने की विधि खोजने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। कॉलर आईडी पर विक्रम का नाम चमक रहा था। जैसे ही आदित्य ने कॉल अटेंड की, सामने से विक्रम बहुत ही हड़बड़ाहट में बोला, मिस्टर कपूर, जितनी जल्दी हो सके हमारी हीलिंग पिल वाली फैक्ट्री पहुंच जाइए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए, बिना एक भी लफ्ज बोले कॉल कट कर दी और गाड़ी लेकर वह फैक्ट्री पहुंच गया। जैसे ही वह फैक्ट्री के सामने पहुंचा तो उसने देखा लोगों का एक झुंड फैक्ट्री के दरवाजे को ब्लॉक किए खड़ा था। आदित्य गाड़ी पार्क बाहर निकला और फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। वह एंट्रेंस पर 5 पाता उससे पहले ही विक्रम भागकर उसके पास आया और घबराहट में बोला, मिस्टर कपूर, मैंने सच में एक भी डुप्लीकेट जड़ी बूटी नहीं खरीदी। यह लोग फूड इंस्पेक्टर का ऑर्डर मानते हैं, मैं समझता हूँ। विक्रम, डोंट वरी, अगर यह लोग जांच करेंगे तो पता नहीं कब फैक्ट्री दोबारा काम शुरू करेगी, विक्रम ने चिंतित होते हुए कहा। एक गहरी सांस लेकर आदित्य ने कहा, ओके मैं देखता हूँ। जैसे ही आदित्य इस झुंड के पास पहुंचा तो उसने देखा इसका लीडर कोई और नहीं तुषार अग्रवाल था, वही तुषार अग्रवाल जिसने पिछले दिन ही आदित्य को उकसाने की कोशिश की थी। आदित्य को देखकर उसका चेहरा शैतानी मुस्कान से भर गया। मिस्टर आदित्य कपूर, एक हारा हुआ दामाद जो घर से बाहर फेंके जाने के बाद अचानक मर्द बन गया और अब एक फैक्ट्री का मालिक भी बन गया, मानना पड़ेगा, तुषार ने हंसते हुए कहा। अगर तुम किसी बिजनेस में हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? एपिसोड 164 ऑन द स्पॉट शूट। मिस्टर आदित्य कपूर, एक हारा हुआ दामाद जो घर से बाहर फेंके जाने के बाद अचानक मर्द बन गया और अब एक फैक्ट्री का मालिक भी बन गया, मानना पड़ेगा, तुषार ने हंसते हुए कहा। अगर तुम किसी बिजनेस में हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बहुत जरूरी काम, तुषार ने चंचलता से कहा। एक आदित्य ने तुषार को ठंडे भाव से देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तुषार हंसा और एक भौं उठते हुए बोला, मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हारी फैक्ट्री की जांच करना चाहता हूँ। फैक्ट्री की जांच तुम करोगे? तुम एक बिजनेसमैन हो तो तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है ना? तुषार ने बहुत ही संतुष्ट भाव से कहा। अच्छा लगा कि तुम मेरी उपलब्धियां जानते हो, लेकिन कोई भी बिजनेस, जो भी मैं कार्य हूँ, सब साइड बिजनेस हैं। तुम्हारी अच्छी किस्मत से मैं क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी में खरा नहीं उतरता उसे मैं जला सकता हूँ, मेरे पास यह राइट है। आदित्य ने रास्ता छोड़ते हुए कहा। ओके, तो तुम अपना काम कर सकते हो, मैं 100% श्योर हूँ को मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो, अपने चश्मे पर फूंक मारकर आंखों पर लगाते हुए तुम बहुत भोले हो। आदित्य, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो तुम देखते हो उसकी दूसरी साइड मुझे दिखेगी, समस्या होती नहीं माय डियर, हम क्रिएट कर सकते हैं। यह कमेंट करने के बाद उसने हाथ हिलाया और बोला, जाए जांच कीजिए, अगर कुछ ऐसा माइक जिसकी ऑथेंसिटी ट्रस्टेड न, जो उसे बाहर लाओ। उसके साथ आए आदमी तुरंत फैक्ट्री के अंदर चले गए। आदित्य और तुषार दरवाजे पर ही खड़े रहे, दोनों चुपचाप खड़े थे, वह एक दूसरे से कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ ही देर में उसके दो आदमी हाथों में जड़ी बूटियों के पैकेज लेकर बाहर आए। मुझे यह मिला है, यह जड़ी बूटियां वैलिड नहीं हैं। दूसरा आदमी चिल्लाया, यह सच नहीं है,
मैंने बहुत केयरफुल्ली इनको सेलेक्ट किया था। विक्रम चलाया। आदित्य ने उसे स्माइल दी और बोला, मुझे तुम पर यकीन है विक्रम, यह तुषार इन जड़ी बूटियों को नहीं मुझे टारगेट कर रहा है। मेरी चुगली करना बंद करिए मिस्टर कपूर, मैं जो भी कर रहा हूँ कायदे में रहकर कर रहा हूँ। तुम्हें टारगेट करूँ इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुषार बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और तुषार से पूछा, तुषार मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें नाराज किया था। क्या कहा? तुमने मुझे नाराज नहीं किया। तुषार एकदम हंसा। कल किसी का बिहेवियर आज से बिल्कुल अलग था, आज वो अहंकार क्यों नहीं दिख रहा? तुषार ने नाक भौं सिकोड़ी। आदित्य के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। सिर्फ एक छोटी सी बोलचाल की नाराजगी के बदले तुम अपने राइट्स का, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। मत भूलो जिसने तुम्हें सपोर्ट किया है वह नेकी और हुनर का कितना समर्थन करते हैं। यह तुमने तय नहीं करना वो मुझे समर्थन करे या नहीं, आज मेरे हाथ में है यह पावर। तो मैं आज का राजा हूँ, कल किसने देखा है? और जब कल आएगी तब तक तो तुम रंक बन चुके होगे। आज तुम्हारी जड़ी बूटियां जलेगी और फैक्ट्री को सुधार करने का ऑर्डर भी मिलेगा। कहते हुए तुषार ने एक विक्ट्री वाली स्माइल दी और आगे बोला, अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो अगले 2 साल में तुम्हारी फैक्ट्री दोबारा चालू हो जाएगी। अगर मैं अच्छे मूड में नहीं हूं तो 20 साल लग जाएंगे। अब मेरा मूड तुम्हारी माफी पर निर्भर करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा मतलब साफ है, अगर तुम आज यहीं इसी वक्त मुझसे झुककर माफी मांग लोगे तो 2 साल में यह फैक्ट्री चालू होगी, वरना 20 साल में यह खंडर बन जाएगी। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके सामने झुका जा सके? आदित्य की शक्तियां अपने चरम पर पहुंचने लगी। वह अभी अपने गुस्से पर कंट्रोल रख रहा था। तुषार के एक्सप्रेशंस ठंडे पड़ गए। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, आज तो इस फैक्ट्री की किस्मत में तबाही ही लिखी हुई है। जाओ, जाकर सारी जड़ी बूटियां जला दो। तुषार ने अपने आदमियों को इशारा करके कहा, अगर किसी ने एक कदम भी फैक्ट्री की तरफ बढ़ाया तो नतीजे के जिम्मेदार आप सब खुद होंगे। आदित्य की दहाड़ सुनकर सभी की कदम अकड़ गए। आदित्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए तुषार बहुत चंचलता से बोला, तुम अथॉरिटी का विरोध नहीं कर सकते। रूल के मुताबिक तुम्हें शूट भी किया जा सकता है। हिम्मत भी है क्या मुझे शूट करने की? आदित्य की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। आदित्य की तरफ गन पॉइंट करते हुए दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत देखना चाहते हो तो देखो। अगले ही पल आदित्य ने उसकी गन छीन कर हाथ में ही कुचल दी। तुषार दंग रह गया, तुमने मेरी गन छीन ली, अब तो मेरे पास तुम्हें ऑन द स्पॉट शूट का ऑर्डर भी है। मत भूलो तुम्हारी गन की जगह मैं तुम्हें भी कुचल सकता हूँ। अगर जान बख्श रहा हूँ तो मुझे और मत उकसाओ। आदित्य ने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा। तुषार के दिल में अचानक डर पैदा हो गया। मुश्किल से उसने अपने चेहरे पर भाव नॉर्मल किए पर वह कदम आगे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ठीक है, आज मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, लेकिन तुमने एक अथॉरिटी पर्सन को धमकाने की हिम्मत की है तो मुझे तुम्हारी कंप्लेंट अपने सीनियर से करनी पड़ेगी। एक आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तुषार को मिस्टर ओबेरॉय से सपोर्ट मिल रही है और कल ही तो उसने खुद मिस्टर ओबेरॉय का इनविटेशन रिजेक्ट किया था। एपिसोड 165। क्या हो रहा? ठीक है, आज मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, लेकिन तुमने एक अथॉरिटी पर्सन को धमकाने की हिम्मत की है तो मुझे तुम्हारी कंप्लेंट अपने सीनियर से करनी पड़ेगी। एक आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तुषार को मिस्टर ओबेरॉय से सपोर्ट मिल रही है और कल ही तो उसने खुद मिस्टर ओबेरॉय का इनविटेशन रिजेक्ट किया था। विक्रम को अब कुछ राहत सी महसूस हुई। उसे पता था आदित्य बात को संभाल लेगा। आखिर इन सब के भरोसे से ही तो वह कुछ रिलैक्स और अच्छी जिंदगी जीने लगा था। पर फिर एक भौं उठाते हुए आदित्य बोला, ओके, मैं तुम्हारे सीनियर के आने का इंतजार करूंगा। मेरे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मोबाइल में नंबर डायल कर रहे तुषार के अचानक हाथ रुक गए। उसने आदित्य को देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, माना कि तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन यह तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रहे? मेरे सीनियर के समान तुम्हारे साथ
हाँ 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 हाँ, तुम्हें यकीन करना चाहिए या नहीं यह मेरा मुद्दा नहीं, लेकिन तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। आदित्य ने सहजता से कहा। तुषार और जोर से हंसा और बोला, शीशे में तुम्हें एक बार अपना चेहरा भी देखना चाहिए, डींगे हाँकने की भी कोई सीमा होती है। तुषार को अपनी बात का मजाक उड़ाते देख आदित्य ने उसे और समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह चुपचाप तुषार की अगली कार्रवाई का इंतजार करने लगा। तभी अचानक वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। अक्षित ने उतरकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो आंखों पर चश्मा लगाते हुए पवन उतरा और सामने का नजारा देखकर पॉकेट्स में हाथ डालते हुए बोला, तो यह है मिस्टर आदित्य कपूर की फैक्ट्री। अक्षित उसके पास खड़े होते हुए, जी सर यही है, बहुत कम समय में बहुत कुछ कर लिया इस लड़के ने। पवन सीरियस टोन में बोला। जैसे ही दोनों फैक्ट्री के एंट्रेंस पर पहुंचे तो लोगों के एक समूह को खड़ा देख थोड़ा चौंक गए। जैसे ही तुषार की नजर अक्षित पर गई तो अचानक वह उत्साहित हो गया और बोला, लो मेरे सीनियर भी तुम्हारी फैक्ट्री की जांच करने आ गए, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। फिर उसने झट से जाकर अक्षित और पवन को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज मैं यहाँ कुछ जांच करने आया था तो पता चला यह फैक्ट्री बेकार जड़ी बूटियों से भरी पड़ी है। एक अक्षित और पवन ने एक दूसरे को देखा, वह दोनों ही ऐसी किसी सिचुएशन को सोचकर यहाँ नहीं आए थे। अक्षित ने गंभीरता से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तुषार ने आदित्य की ओर दुर्भावना भरी मुजन दी और आगे बोला, सर मिस्टर कपूर ने न सिर्फ खराब जड़ी बूटियों का उपयोग किया बल्कि हमारे साथ वायलेंट बिहेव किया। जब हम मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स की कामना करते हैं तो हमें अथॉरिटी के रूल फॉलो करवाने चाहिए। मिस्टर कपूर के साथ सख्त व्यवहार का ऑर्डर होना चाहिए। इससे पहले पवन कुछ रिएक्ट कर पाते अक्षित ने जल्दबाजी में पूछा, तुम अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हो क्या? तुम जानते हो मिस्टर ओबेरॉय ने हमेशा टैलेंट को सपोर्ट किया है, फेक को हमेशा लताड़ लगाई है। मैंने जो कहा है वो सच है। तुषार ने जल्दी से उत्तर दिया। क्या आप मिस्टर कपूर को जानते हो? पवन ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। ये सर, यह आहूजा फैमिली का घर से बाहर फेंका हुआ दामाद है जो पूरी तरह से असफल है, पर खाना पकाने में और कपड़े धोने में सबसे बेस्ट है। तुषार ने मजाकिया टोन में कहा। बकवास, मिस्टर कपूर हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनको पर्सनली इनवाइट करना ही हमारे यहाँ आने का कारण है। पवन ने आदित्य के सामने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। यह सुनकर तुषार का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब जो अभी अभी आदित्य ने कहा था कि उसके सीनियर के साथ अच्छे संबंध हैं, क्या यह सच था? तुषार ने अपने चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल भाव बनाए रखे। अक्षित आदित्य के पास जाकर बहुत ही शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला, मिस्टर कपूर क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे इस बात से बहुत निराशा हुई है कि मिस्टर ओबेरॉय कुछ ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। आदित्य ने सर्द लहजे में कहा। मिस्टर कपूर, अगर कोई गलतफहमी है तो हम बातचीत से सुलझा सकते हैं। अक्षित ने रिक्वेस्ट की। आपके अथॉरिटी पर्सन तुषार के पास मर्यादा की कमी है, वह टारगेट कर रहा है क्योंकि मैंने उसे खड़े होकर वेलकम नहीं किया। तुषार झट से दोनों हाथ हिलाते हुए बोला, उसकी बकवास में सुनो, मुझे मार्केट में लगभग सभी फैक्ट्रीज को देखना है, आज इसकी फैक्ट्री देखनी थी। बस यहाँ सर्विलेंस कैमरे हैं, मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी वो टूट चुके हैं, तुषार ने शरारत से कहा। बहुत ही शातिर नजरों से देखते हुए आदित्य ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुषार का खून एकदम से ठंडा होकर जम गया। वह यहाँ के कैमरे तोड़ने वाली बात को रिवील कर सकता था। थोड़ा हिचकिचाते हुए वह बोला, आई गैस। अक्षित ने एक ठंडी नजर से तुषार को देखा और कहा, क्या तुम अपने शब्दों पर अटल हो? सोच लो वरना चुकाना भी पड़ सकता है। तुषार के अंदर खलबली मच गई। उसे सच में आदित्य की फिगर का कुछ पता नहीं था, पर अब उसके पास कदम वापस लेने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वह अपनी बात पर अड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता यहाँ कौन कितना रुतबा रखता है, इस फैक्ट्री में खराब प्रोडक्ट्स है और इस बात के लिए इस फैक्ट्री के मालिक पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। यह सुनकर पवन के चेहरे पर एक्सप्रेशंस ठंडे होते गए।